इस वक्त दुनिया का मंजरनामा बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुआहिदा किया है, हर तरफ से अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। मिस्र के वजीर आजम ने यह कहा है कि इसराइल को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने सनाई डेजर्ट के अंदर अपनी फौजों को वहां पे तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ में हम ये देख रहे हैं कि जहां तैयब उर्दगान 25 सितंबर को ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, वहां उसी लम्हे इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि तुर्की इस वक्त इसराइल के खिलाफ मुकम्मल तौर पे फुल अलर्ट हो चुका है। और एक तरफ से फिर खबर आती है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ एक वफद की सूरत में ट्रंप से मुलाकात करेंगे और इस्लामी दुनिया और मिडल ईस्ट के मामलात पर उनसे रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। यही नहीं, इसी लम्हे पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां भी आ रही हैं। एक तरफ से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सऊदी अरब $5 अरब डिपॉजिट करवाने जा रहा है और $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। तो वहीं दिफा के मुआहिदे के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने जा रहा है। क्यों खरीदने जा रहा है? और इसके साथ ही फिर अगली खबर भी आती है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब मुबैना तौर पे J-35 की मिकदार बढ़ाने जा रहा है और 40 से 100 पे वो तादाद लेके जाएगा, जिसके पीछे फंडिंग सऊदी अरब की होगी। और उसी लम्हे पाकिस्तान के अंदर भी एक जेट फाइटर जेट जो है वो सऊदी अरब की मदद से तैयार किया जाएगा। ये सारी की सारी खबरें इस वक्त ऐसे बरस रही हैं कि हम क्या कहें, लेकिन इसी लम्हे दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो चुका है। और भारतीय सहाफी रवेश कुमार इस वक्त पाकिस्तान की कामयाबियों के हवाले से क्या कहते हैं, वॉच दिस। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान हर जगह दिखाई देने लगा है? ट्रंप पाकिस्तान की सेना के प्रमुख के साथ लंच पर 2 घंटे बिताते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने की कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसके साथ ही ट्रंप भी हमारे तर्जमान बने हुए हैं और अब तो वो भारत के राफेल की कीमत जो कि मीडिया पर मौजूद है $150 मिलियन, वो नाम लेकर कह रहे हैं कि 7 तैयारे तबाह किए गए। Just like India, then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. तो बात शुरू करती हैं JF-17 थंडर से। इस वक्त सूरत हाल ये है कि खबरें आ रही हैं कि $5 अरब, $7 अरब या $10 अरब से इन्वेस्टमेंट करके JF-17 थंडर का जो एडवांस्ड वर्जन है PFX 4.5 प्लस जनरेशन, वहां पे काम शुरू हो रहा है और वहां पे सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और दैट वुड बी लीडिंग टू अ 5th जनरेशन फाइटर जेट। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त बेशक सऊदी अरब सबसे बड़ा खरीदार है अमेरिकी हथियारों का, लेकिन अमेरिका जब अपने हथियार देता है तो उसके साथ पाबंदियां भी देता है। और हमने ये देखा कि यूएई ने ये डील इसलिए कैंसिल की क्योंकि उसको इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने पर पाबंदियां लगाई जा रही थी। तो अब इस वक्त जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये है कि जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के पायलटों ने मिलके ये काम करना है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की महारत से फायदा उठाना है, तो मुमकिन तौर पे दोनों ममालिक की स्ट्रेटजीज भी एक ही होंगे, हथियार भी एक होंगे और इसके ऊपर मिलकर काम किया जाएगा। JF-17 थंडर वहां पर जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनको बेहतरीन इस्तेमाल दिखाया जाएगा कि किस तरह इस जहाज से पाकिस्तान ने वो S-400 उड़ाया जिससे त्यारे बर्बाद हो जाते हैं और त्यारे छुपते हैं। लेकिन फिर यहां पर देखा गया कि वही S-400 भारत छुपा रहा था पाकिस्तान के तैयारों से। तो उनको बताया जाएगा कि ये सब काम किस तरह होता है। और उसके बाद एक सिंपल सी बात जो कि किसी को समझ नहीं आ रही कि इस वक्त इसराइल के पास F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है और उसका मुकाबला 5th जनरेशन फाइटर जेट से ही होना है। तो इसलिए पाकिस्तान का जब तक अपना और तुर्की के साथ मिलके खान नहीं बनता, उस वक्त तक J-35 पाकिस्तान और उसके इत्तेहादियों की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। और हम ये कह सकते हैं कि इसको
टाइम गैप को कवर करने के लिए इस तरह की अरेंजमेंट्स किसी भी मिलिट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और उसके बाद इसमें ये सिर्फ ऐसे नहीं होगा, जिस तरह पाकिस्तान ने जिस मॉडल के ऊपर चीन के साथ काम किया कि उनको हेल्प आउट किया टेक्नोलॉजी के हवाले से, दीगर चीजों के हवाले से, अपना 60 साल के मैदान जंग में एक्सपीरियंस के हवाले से, और उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाई गई और उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में हुई। इसी तरह सऊदी अरब में भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने की प्लानिंग की जा रही है। यही नहीं, जब आपको पता है कि दिफाई मुआहिदा हो गया और दिफाई मुआहिदा होने के बाद फिर पाकिस्तान ने कहा कि जनाब तुहाडा काम तो हो गया, और साडा काम भी होना चाहिए। और उसके बाद हमें जो मुबैना तौर पे खबरें आ रही हैं कि MBS ने, जो इनका इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, उनके हुकाम को ये कहा है कि $3 बिलियन तो पहले ही पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर सऊदी अरब ने डिपॉजिट करवाए हुए हैं, उसको 2 अरब और ऐड करके $5 अरब कैसे किया जा सकता है। और वो तिजारत और इन्वेस्टमेंट जो कि $10 बिलियन की हम काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं, अब उसको $25 बिलियन पर ले जाने के ऊपर मुशावरत जारी है और उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। और इसके साथ ही जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने, देखें एक बात को समझने की जरूरत है कि अरबों ने पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया। वो अरब जो कि मोदी को सोने के हार पहना रहे थे, मंदिर बनाने की इजाजत दे रहे थे, पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह सारी जिंदगी उन्होंने किया, लेकिन फिर अब उन्होंने ये देखा कि किस तरह अपने से 5 गुना बड़ा एक मुल्क जिसके पास फाइटर जेट राफेल भी थे, जिसका इंतखाब खुद कतर कर चुका है, यूरो फाइटर सऊदी अरब के पास मौजूद है, और पाकिस्तान ने किस तरह अपने हथियारों से उसका मुकाबला किया और $80 बिलियन वाले बजट वाले मुल्क को 7 बिलियन दिफाई बजट वाले पाकिस्तान ने जिस तरह जूते मारे, पूरी दुनिया हैरान रह गई। और अब उसी टैलेंट से फायदा उठाने का फिर अरबों ने फैसला किया। आपको पता है इन्वेस्टमेंट बड़ी सोच समझ के वो करते हैं। तो अब आप ये मंजरनामा जो इस वक्त सामने आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त और उसके इत्तेहादी तीसरा बड़ा ब्लॉक दुनिया के अंदर दिफा के हवाले से बनने जा रहे हैं। वो कैसे कि सऊदी अरब का दिफाई बजट $80 बिलियन है, कतर का दिफाई बजट $70 बिलियन है, पाकिस्तान का $7 बिलियन है, और अब जो कि बात की जा रही है कि चंद और मुमालिक इसमें आना चाहते हैं और उनके साथ बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। तो अब वो जब मिलेंगे तो पाकिस्तान का दिफाई बजट $200 बिलियन से क्रॉस कर जाएगा। और इस वक्त $970 बिलियन अगर अमेरिका का बजट है जो कि पहले नंबर पे है, चीन 347 या 314 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पे है, और रशिया 149 बिलियन के साथ तीसरे नंबर पे है। तो पाकिस्तान और इसके इत्तेहादी वो पोजीशन ले सकते हैं, और आप फिर उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जिस कफायत शारी के साथ अपने बजट को दिफा के अंदर खर्च करता है, उसका दुश्मन और दुनिया वक्त आने पर हमेशा हैरान रह जाती हैं। लेकिन इस वक्त मशरिक वुस्ता के मामला जो है वो बिगड़ रहे हैं। एक बात को समझने की जरूरत है कि खित्ते के ऊपर इसके बड़े ही अजीबो गरीब से असरात पड़ रहे हैं। इस वक्त इसराइल ने जो पॉलिसी बनाई हुई थी सऊदी अरब के हवाले से और गल्फ कंट्रीज के हवाले से, वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। जाहिर सी बात है, ना उसने मिस्र को छोड़ा, ना उसने लीबिया को छोड़ा, ना उसने शाम को छोड़ा, ना यमन को छोड़ा, ना लिबनान को छोड़ा, ना जॉर्डन को छोड़ा, उसने किसी मुल्क को नहीं छोड़ा। तो फिर बकाया मुल्क कैसे सोच सकते हैं कि वो भी बच जाएंगे? तो अब पाकिस्तान की इस मैदान के अंदर एंट्री ने सारे का सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि सऊदी अरब जो कि अमेरिका के दिफा और सिक्योरिटी गारंटी से जब वो नामुतमईन हुआ, गैर मुतमईन हुआ, तो उसने दुनिया में किसका इंतखाब किया? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के बारे में बहुत बातें की जा रही हैं, लेकिन ये एक खौफ होता है और इसको
خوف کی حد تک ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدے کے حوالے سے دنیا بھر میں اتنا چرچا ہو چکا ہے کہ اس کے اب نقصانات اور دیگر چیزوں کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جو خبریں ہیں، بھارت کے اندر واویلا اٹھا ہوا ہے۔ سشانت سنگھ جو ہے وہ اپنی ایک ٹویٹ کے اندر وہاں پہ صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 11 سال سے پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور یہ گودی میڈیا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو بالکل مکمل طور پہ تنہا کر دیا، لیکن 2025 کے گزشتہ 3 ماہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت اپنی تمام تر 11 سال کی محنت میں ناکام ہو چکا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ امریکہ پر جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو گیا اور سعودی عرب نے نیا اتحاد بنا لیا۔ اس کے ساتھ ہی واشنگٹن پوسٹ کیا کہتا ہے کہ نیوکلیر آرمڈ پاکستان سے نیا معاہدہ اور وہ بھی قطر پر حملے کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی فائنینشل ٹائمز یہ کہتا ہے کہ پیٹرو ڈالر اور اسلامک بم آپس میں مل گئے اور ایک لیتھل کمبینیشن بننے جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی CNN یہ کہتا ہے کہ نیا معاہدہ، کیونکہ عرب ممالک سعودی عرب جو ہے وہ سیکیورٹی گارنٹی سے پریشان تھے اور اب انہوں نے ایک نیا رستہ اس حوالے سے اختیار کیا ہے۔ بے شک دشمن اس وقت ایکٹیو ہو چکا ہے اور یورپ، امریکہ اور اسرائیل اس وقت جو ہے وہاں پہ یہ اوپینین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اب سالمیت کے لیے خطرہ ہو گئے ہیں کافی ممالک کے لیے، اس لیے اب بھارت بھی اس ساری کی ساری جو پرسیپشن ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے مکروہ کھیل کھیل رہا ہے جو کہ وہ ایک بڑے عرصے سے کھیلتا آ رہا ہے۔ لیکن اب وہ ملٹی ڈومین سسٹم جو کہ پاکستان نے اپنی فضاؤں کی حفاظت کے لیے اور رافیل کل کے لیے بنایا تھا، اب وہ آپ کو مشرق وسطیٰ کی فضاؤں میں بھی نظر آئے گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس گیدرنگ اور مانیٹرنگ کا نیٹ ورک کیسے پوری دنیا بلکہ آدھی دنیا کے اوپر پھیل جائے گا۔ ابھی اس وقت اسرائیل جو ہے وہ مسلسل وہاں پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے پریشانیاں پیدا کر رہا ہے۔ اس وقت عبد الفتح السیسی جو کہ مصر کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مصر اسرائیل کو شکست دینے کو تیار ہے۔ اور اس وقت ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ سنائی ڈیزرٹ کے اندر 1979 میں اسرائیل اور مصر نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ سنائی ڈیزرٹ کے اندر بڑے لیول کے جو ہتھیار ہیں، ان بھاری ہتھیار ان کو نہیں لایا جائے گا، ہلکے ہتھیار لائے جائیں گے۔ لیکن اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مصر کے اندر میزائلوں کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے سنائی ڈیزرٹ کے اندر مصر نے، اور وہاں پہ ایئر بیسز کے اوپر رن وے بھی تعمیر کر دیے گئے ہیں اور جنگی طیارے اس وقت فل الرٹ ہیں۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی بھی اس وقت مکمل طور پہ فل الرٹ ہے اور کسی بھی قسم کی اپنی سالمیت کے اوپر اور خود مختاری کے اوپر حملے کو بچانے کے لیے اس وقت تیار ہے، اور ان کے پاس انٹیلیجنس خبریں آ رہی ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام اٹھایا جا سکتا ہے۔ شہباز شریف، اب آپ کو پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس چل رہا ہے اور وہاں پہ تمام دنیا کے جو لیڈران ہیں وہ اکٹھے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور پاکستان نے اس بلاک کی قیادت کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ ٹرمپ سے ملا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اس معاملے کے اندر امریکہ ایک بحیثیت سپر پاور اپنا کردار ادا کرے اور اپنے جو لوگ تو اس کو ناجائز بچہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ صرف امریکہ کی ہی سن رہا ہے اس وقت اور کسی کی نہیں سن رہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ہو رہی ہیں، لیکن بھارت کے لیے اس وقت کوئی بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ اپنے اگلے ویلاگ کے اندر ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ بھارت اس وقت کس طرح کی مشکلات کا شکار ہے، لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔